Assalamu alaikum. This is डॉक्टर हिरावान फ्रॉम शाफी मेडिकल एंड रिहैब कॉम्प्लेक्स। आज हमारा बहुत ही स्पेशल किस्म का लाइव सेशन होगा जिसमें मैं और डॉक्टर मुनज़्ज़ा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी साथ इन्वॉल्व होंगी और हम मिल के स्ट्रोक के ऊपर एक डिटेल सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी डॉक्टर मुनज़्ज़ा, आप अपना तारीफ करा दें और स्टार्ट करें। Assalamu alaikum. This is Dr. Munazza Saeed from Shafi Medical and Rehabilitation Complex. We are both working as a clinical physiotherapist in Shafi Medical. और जैसे कि डॉक्टर हिरा ने भी कहा कि आज हम स्ट्रोक पर डिस्कस करेंगे। स्ट्रोक यानी फालिज मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक रियल केस है, तो इसको आज हम दोनों डिस्कस करना चाहेंगे। और शुरुआत जो है वो डॉक्टर हिरा इंशाल्लाह करेंगे, उससे आगे मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। स्ट्रोक आप लोगों ने ज़्यादा स्ट्रोक का नाम भी सुना होगा, फॉलिज अक्सर हम इसको कहते हैं और आम जुबान में लोग इसको फॉलिज का दौरा या इस तरह से ही कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हेमीपेरेसिस भी कहा जाता है, स्ट्रोक भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर मेडिकली भी यही टर्म्स यूज़ होती हैं इसके लिए। इसका मतलब ये होता है कि खून का दौरानिया दिमाग के किसी हिस्से में रुक जाने की वजह से दिमाग का काम ना करना, और इसका रिजल्ट ये मिलता है आगे से कि दिमाग का वो हिस्सा जिस्म के जिस हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। तो हमें ज़्यादातर अगर हम फालिज का नाम लें तो हमें यही याद आता है कि एक साइड जो है वो चेहरे की एक साइड जो है वो ढलकी हुई है और इंसान जो है वो मूव कर मतलब जो मरीज है वो मूव नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं आम लोगों के लिए ताकि वो समझ सकें, ठीक है। और ये ब्रेन का जो हिस्सा जब खून की दौरानी किसी जगह पे रुक जाता है जिसम के किसी भी हिस्से में, तो आपको पता ही होगा कि वो जगह डेड होना शुरू हो जाती है और जो इस जगह के टिश्यूज होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और ग्लूकोज नहीं मिलता, तो वो सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। और जब सेल्स डेड होंगे तो वो ऑर्गन डेड हो जाएगा और जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग, मतलब दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रोक की डेफिनेशन, हम डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को, स्ट्रोक को। और डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमें अब बताएंगी कि हम स्ट्रोक किन रीजंस की वजह से हो सकता है और ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो स्ट्रोक की तरफ जा सकता है। जी डॉक्टर मुनज़्ज़ा कंटिन्यू करें। स्ट्रोक जो है वो दो वजूहात, मेन जो दो वजूहात हैं जो जिसकी वजह से स्ट्रोक यानी फालिज का अटैक जो होता है। पहली तो ये वजह हो सकती है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें फ्लो जाना रुक गया, हमारे जो ब्लड फ्लो है मतलब हमारा जो खून है वो रगें लेकर जा रही होती हैं, ठीक है। तो वो उसमें से जो आर्टरी है जो लेकर जा रही होती है उसकी ब्लॉकेज की वजह से जो है खून का दौरानिया जो है वो रुक गया और उसकी वजह से जो है वो दिमाग के किसी हिस्से में जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं जा रहा खून, तो इस वजह से स्ट्रोक हो सकता है, उसका अटैक हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया। इस्कीमिया ब्लड फ्लो रुक जाने को बेसिकली कहते हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि वही वेसल, वही आर्टरी जो खून लेके जा रही होती है उसका रप्चर हो गया, वो ब्रेक हो गई है, यानी उसका वो कह सकते हैं उस जगह से फट गई है और उससे खून लीकेज हो गई है, लीकेज होके वो साइडों पे जो है वो जमा हो गया और उसने फिर उस जगह पे सप्लाई जो है वो रोक दिया खून की और फिर इस वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है। ये दो मेन कॉजेज होते हैं। और दूसरा होता है कि टेम्परेरी, थर्ड कॉज ये हो सकती है टेम्परेरी जो है वो खून रुक गया है और उसको हम ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं। मतलब ये कि बिल्कुल टेम्परेरी यानी थोड़े से दौरानिए के लिए खून रुक गया और वो अचानक से ऐसा लगता है कि फालिज का अटैक हुआ है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर वो रिकवर हो जाता है, तो उसको हम ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं। अब ये खून रुकना, इसकी वजूहात, मेन वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। पहली तो वजह ये है कि हम कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा, ये पेशेंट नहीं है, जैसे भी हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं हम लोग, ठीक है, हमारी डाइट इस तरह की है कि हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारी पुअर डाइट कह सकते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल इनटेक अगर कोई कर रहा है पेशेंट या कोई भी है, उसको भी चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रोक अटैक हो सकता है उसको। और उसके अलावा जो है स्मोकिंग से क्या होता है कि कोई बंदा पैसिव या एक्टिवली स्मोक कर रहा है तो उससे क्या होता है कि रगों में जो है फैट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब फैट के मतलब एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि खून रुकना शुरू हो जाता है और प्रॉपर फ्लो नहीं होता उसका, ठीक है। उसकी वजह से फिर फालिज का अटैक होता है। उसके अलावा हैवी वेट ज़्यादा है किसी पेशेंट का, ओबेसिटी है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ओबेसिटी भी हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी के साथ लिंक कर सकते हैं उसको। हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, उस वजह से भी रग के फटने के चांसेस होते हैं और उसके हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं कि किन लोगों में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। जैसे कि किसी की एज 55 से ऊपर है, ठीक है, एजेड पॉपुलेशन होती है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं स्ट्रोक के, ठीक है, क्योंकि उनकी जो रगें होती है वो वक्त के साथ साथ हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें भी सप्लाई के जो है वो रुकने के चांसेस और रग के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती चली जाती है वक्त के साथ साथ। उसके अलावा जो है वो कौन सी पॉपुलेशन है, वही स्मोकर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, वो रिस्क स्मोकिंग जो है वो रिस्क फैक्टर भी है स्ट्रोक का, कि मतलब अगर जो स्मोकर्स होते हैं वो क्यों हाई कोलेस्ट्रोल हो जाता है उनका, ठीक है, उनकी रगों में कोलेस्ट्रोल लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो स्ट्रोक के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्या। और उसके अलावा ओबेसिटी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है, जो पेशेंट्स ओबीज होते हैं, ठीक है, उनमें भी चांसेस ज्यादा होते हैं स्ट्रोक के। तो ये कुछ वजूहात हमने डिस्कस की हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, और मजीद जो है वो डॉक्टर हिरा डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप दिल के मरीज हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, तब भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फालिज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जब दिल का मसला होता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्लॉट जो है वो दिल की किसी आर्टरी में फंस जाता है, जो खून की नाली होती है, तो वो क्लॉट जो है वो खून की दौरानी को रोक देता है दिमाग की तरफ, ठीक है, और ओवरऑल बॉडी के अंदर सप्लाई जो है, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कम होगी तो ब्रेन ज़ाहिर इफेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारी जो हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान को स्ट्रोक हो रहा है या फालिज का अटैक हो रहा है। आपको नजर आएगा कोई अचानक से बेहोश हो जाए, अचानक से बात करना बंद कर दे, बात करते करते चुप हो जाए, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो चेहरे के तासुरात होते हैं वो बदलने लग जाए, ऐसे फील हो कि वो स्माइल कर रहा है, या उसका फेस जो है एक साइड पे जो है लूज, मतलब एक साइड पे ढलक गया है। इसके अलावा अगर अचानक से वो उसको चक्कर आने लग जाए, वो बोले कि मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत तेजी से, और वो किसी बात का जवाब दे रहा हो, वो अचानक से स्टॉप कर दे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि वो बंदा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो मतलब फालिज की वजह से कॉन्शियसनेस भी बहुत इफेक्ट होती है पर्सन की, तो दैट्स वाई वो इस तरीके से आपको महसूस होगा कि मतलब मजीद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अचानक से वो अपने उसके जो बाजू है या टांग, मतलब टांग या बाजू में से कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। वॉक अगर वो कर रहा होगा तो वो सडनली रुक जाएगा, उससे वॉक नहीं की जाएगी। इसके अलावा बात करते हुए इसको प्रॉब्लम होगी, ऐसा भी हो सकता है कि उसको देखना जो है वो एक आंख से या दोनों आंखों से उसकी बिनाई जो है वो मुतासिर हो जाए, अचानक से उसको देखना जो है दिखाई देना बंद हो जाए। और सडनली एक और बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम ये है कि बहुत अचानक से और बहुत शदीद किस्म का सर दर्द जो है वो अगर हो एक पर्सन को, तो वो चांसेस होते हैं कि उसको स्ट्रोक का अटैक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से समटाइम्स ये होता है कि एक खून का क्लॉट जो है वो अचानक से आया और वो क्या कहते हैं उसने इफेक्ट ब्रेन का हिस्सा जो है वो डेड करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी डेवलप होता है, समटाइम्स कई दिनों तक एक इंसान को फील होता रहता है कि मुझे कुछ सर में दर्द हो रहा है और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो समटाइम्स स्लोली भी डेवलप कर सकते हैं। डॉक्टर हिरा, हम जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में, कि स्ट्रोक क्या होता है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और किस तरह से पता चलता है कि स्ट्रोक हो गया है एक पेशेंट को, यानी उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके अलावा फिर हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। इस हवाले से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको क्लियरली आंसर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर यार कंटिन्यू करें। जी, ये सारी अलामत जो है वो अगर आपको एक इंसान में नजर आती है, और आपने जब भी फालिज का केस देखा होगा तो वो ज्यादातर यही होता है कि एक मतलब मर्द या औरत वो मतलब मरीज जो है वो बेहोश हो जाएगा और आपको नहीं समझ आएगी कि उसको क्या हुआ है, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा या आप इमरजेंसी उसको लेकर जाएंगे तो वो आपको डॉक्टर जो है वो भी ये बताएगा कि इसको फालिज का अटैक हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो उसका स्टेप है वो ये है कि हॉस्पिटल के अंदर हमें ये पेशेंट कैसे नजर आता है, ठीक है, वो बेहोश हो गया है या उसको आपने इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया है और अब मतलब लाइक आईसीयू में है या वार्ड में है, तो आपको वहाँ पे वो कैसी सिम्टम्स जो हैं या आपको उस पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, प्रेजेंटेशन उस पेशेंट की कैसी नजर आएगी आपको। आप देखेंगे कि वो उसकी एक साइड जो है वो कम्प्लीटली जो भी साइड है, मतलब अगर लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो अफेक्ट हुआ है तो उसकी राइट जो बॉडी की साइड है वो अफेक्ट होगी, अगर राइट है तो लेफ्ट अफेक्ट होगी बॉडी। तो आपको ऐसे फील होगा कि उसकी एक साइड जो है वो काम नहीं कर रही, ठीक है। फेस भी उसके अगर कोई चीज़ उसके मुंह के अंदर डालते हैं तो वो ड्रॉप मतलब ड्रिपिंग होने लग जाती है उसके फेस से, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पा रहा किसी चीज़ को, क्योंकि मसल्स जो है उन्होंने उनके अंदर
एक नर्व जो सप्लाई कर रही थी उस चीज को और वो हर काम करवा रही थी, वो अब ज़ाहिर है एरिया जो है वो ब्रेन का डेड हो चुका है, तो अब कोई काम नहीं कर रहा, ना वो सही तरीके से खा सकेगा, बोलेगा भी तो एक साइड से बोलेगा और एक साइड की मूवमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलना फिरना जिसका तो है नामुमकिन होगा बिल्कुल इस टाइम पे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि उसको यूरिन बैग लगा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपको यूरिन बैग एक साथ में नजर आएगा कि अच्छा जी इस तरह से लगा हुआ है पेशेंट को। इसके अलावा बहुत सारे आपको नजर आएंगे, कैन्यूला इंसर्ट हुए होंगे, इंजेक्शन लग रहे होंगे उसको, मेडिकेशंस बहुत सारी होंगी जो उसको बार बार जो है वो दी जा रही होंगी, ठीक है। आर देयर एनी न्यू व्यूअर्स? अच्छा जितने भी आपका, हाँ तो आप पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रोक की। शहरियार अली खान पूछ रहे हैं ये होता क्यों है? अस्सलाम वालेकुम शहरियार, आई होप आप ठीक होंगे। फालिज जो है आपको अभी हमने कुछ वजूहात इसकी बताई थी, मैं वो दोबारा से बता देती हूँ। अगर आप दिल के मरीज हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है आपका, हाँ शुगर है, आपको ऐसी कोई बीमारी है जिससे आपके खून के अंदर क्लॉट्स बनते हैं, आपको पता जो खून के लोथड़े होते हैं, ठीक है, वो बनना शुरू हो जाता है, खून जमता ज्यादा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, हाँ हाई कोलेस्ट्रॉल, और बाकी डॉक्टर मिर्जा आपको गाइड करेंगे इस वजह इसके अलावा ओबेसिटी है, बिल्कुल वेट आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी वजह से अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी वही होता है कि फैट्स जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं हमारी रगों के अंदर, और वो फिर जब खून दिमाग में सही तरह से प्रॉपर मिकदार में नहीं पहुंच रहा तो ऑब्वियसली वो फालिज का जरिया बनेगा। और उसके अलावा जो है हम अपना डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी डाइट जो है, हम बहुत ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है, हम उस टाइम तो कह रहे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा से क्या पकोड़े खा लिए, समोसे खा लिए, इससे कोई फर्क नहीं होगा। हम यंग होते हैं, हम लोगों को मतलब ऐसे लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये विद द पैसेज ऑफ मतलब आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ जो है इसके आफ्टर इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि हमारी जो है कोलेस्ट्रोल जो है वो पूरा रगों के इर्द गिर्द जो है वो हो जाता है अंदरूनी साइड्स पर, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो स्ट्रोक के चांसेस यानी फालिज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उनकी वजह से फालिज होता है, जैसे कि आपकी उम्र, आपकी अगर बढ़ती हुई उम्र जो है वो आपको इस बीमारी में डाल सकती है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी आपके दिल का भी मसला है, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, वर्जिश आप नहीं करते, तो ये सारी जो इश्यूज होते हैं ये सब मिलके इस चीज को वो करते हैं, परपेचुएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी फैमिली में पहले कभी आपकी मदर, आपकी नानी, दादी, अबू, दादा या एनीवन अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर चांसेस हैं उस बीमारी को डेवलप करने के। एक और चीज़ है, इसे हम कहते हैं रेस। अगर आप मतलब लाइक ये हमारे बारे में नहीं है, लेकिन अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। और नेक्स्ट चीज़ है जेंडर। अगर आप मेल्स के अंदर ये मसला जो है वो फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा होता है, मेल्स को हार्ट अटैक भी ज़्यादा होते हैं और ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी ज़्यादातर मेल्स में देखे जाते हैं, ठीक है, मतलब मेल्स के अंदर थोड़ा सा प्रोपोर्शन जो है वो इस चीज़ का ज़्यादा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीद अंजुम का, किस एज में स्ट्रोक हो सकता है? एज डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि एजेड पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन है, वैसे ये कि 40 अबव में भी आजकल कॉमन है। वैसे तो हम लोग प्रीवियसली यही कहते थे कि 50 से ऊपर जाएंगे, आप 60 से ऊपर जाएंगे तो आपको स्ट्रोक होता है, लेकिन आजकल अमूमन देखा जा रहा है कि 40 से ऊपर भी जो है वो स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं, फालिज के अटैक होते हैं। इवन यंग एज में भी है, लेकिन वो रेयर है, यंग एज में काफी कम है चांसेस, लेकिन ज्यादा 40 साल की उम्र से ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और जिन लोगों का ग्लूकोज लेवल का इशू रहता है, ग्लूकोज उनका लो हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी को है तो उनके अंदर भी मैंने बहुत ज्यादा ये देखा है कि यंग पॉपुलेशन थी और हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो अक्सर होता है उसकी वजह से तो मतलब अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया तो वो बेहोश हो गई हैं और इस तरह से इनका इशू हो जाता है कई यंग पॉपुलेशन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमिर सुहेल का कि अगर एक बंदे को स्ट्रोक हो गया है और इमरजेंसी और हॉस्पिटल दूर है तो उस टाइम पे वो घर में क्या करेगा? एक्चुअली ये ऐसा है कि घर के अंदर आपके ना कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद होंगी, ना कुछ और होगा, तो व्हेन अ पर्सन इज इन सच काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन तो यू हैव टू घर पे नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल दूर है, इमरजेंसी सिचुएशन में उसने क्या करना है, उसको स्ट्रोक हुआ है, फर्स्ट एड क्या उसको देनी है? अस्सलाम वालेकुम आमिर सुहेल, एक्चुअली देयर इज नो सच थिंग दैट यू कैन डू एट होम
आप उसके पेशेंट के लिए उस वक्त आई थिंक कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस है। क्योंकि घर के अंदर सर्जरी परफॉर्म करना इज इम्पॉसिबल। घर के अंदर ऐसी मेडिसिन देना जिनको जो खून का गाढ़ापन है उसको कम करें, जिसे ब्लड थिनर्स कहते हैं, ऐसी मेडिसिन इन्फ्यूज करना उस पेशेंट के अंदर, ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बेशक हॉस्पिटल दूर है, यू हैव टू टेक दैट, आपको थोड़ा सा बॉदर करना पड़ेगा उस वक्त। एक्चुअली जैसे हमने कॉजेज को डिस्कस किया है कि मल्टीपल कॉजेज होते हैं स्ट्रोक के, ठीक है, तो उसमें हमें आइडिया नहीं हो सकता कि उस पेशेंट को किस कॉज की वजह से जो स्ट्रोक हुआ है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा वजूहात की बिना पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम उसको ये है कि उसको एक ऐसे एक इन्वायरमेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं जो ओपन हो उसके लिए, ठीक है। वो जो थोड़ा सा एंजाइटी का एक आ जाता है असर स्ट्रोक के बाद, वो थोड़ा हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि हम हेल्पलाइन पे कॉल करें और फौरन से जो एम्बुलेंस है वो मंगवा लें। तो फर्स्ट एड में यही आता है कि उसको रेस्टलेसनेस से थोड़ा सा उसको ओवरकम किया जाए, उसकी रेस्टलेसनेस को, और इमरजेंसी को कॉल कर दी जाए। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि देखिए स्टेजेस होती है हर चीज की। अगर एक मरीज जो है आपको नजर आ रहा है कि वो थोड़ा सा लो फील कर रहा है, ब्लड प्रेशर लो है, ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो लो हैं, तो जब वो थोड़ा अभी वो उसका मतलब ब्रेन डैमेज नहीं होना शुरू हुआ, ना कोई ऐसी चीज हुई है जो बिल्कुल एक इरिवर्सिबल कह सकते हैं जिसको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो तब तक आप उसको घर पे कर सकते हैं ट्रीटमेंट। अगर वो हाइपोग्लाइसीमिक है तो आप उसको कोई मीठी चीज खिलाएं। अगर उसने मतलब समटाइम्स एक एक्चुअली केस हुआ था जिसमें पेशेंट ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और वो बेहोश हो गई थी और उनको हुआ था स्ट्रोक, हुआ था बकायदा स्ट्रोक अटैक था उनका। तो शी वाज यंग, मतलब 30-40 के दरमियान होंगी वो। तो कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें आप कर सकते हो घर के अंदर कुछ, और कुछ मतलब जब पानी सर से गुजर जाता है तो देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अली राजपूत का भी सेम है, फर्स्ट एड का। उसके बाद है कि लकवा हो जाए तो लोग कहते हैं कि फॉलेज हो गया, तो इस पे जरा बताएं कि लकवा और फॉलेज एक ही चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम अली राजपूत, आई होप आप ठीक होंगे। नहीं, अली राजपूत का क्वेश्चन सेम था फर्स्ट एड का, ये मिसबा फरूख का है। ओके, अच्छा, लकवा और फॉलेज जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे होता है कि आपको फॉलेज के पेशेंट में नजर आएगा कि उसका मुंह जो है एक साइड से थोड़ा सा ढलका हुआ है। एक्चुअली लकवा जो है ना, उसका इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में हम उसको कहते हैं फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी और एक और चीज़ है बेल्स पाल्सी। ये दोनों चीज़ें जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको जो है लकवा इसको कहते हैं बेसिकली, फॉलेज को लकवा नहीं कहते। फॉलेज एक कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशन है। फेशियल पाल्सी जो है वो एक्चुअली जो एक स्पेसिफिक जो नस सप्लाईकारी होती है ना हमारे चेहरे के मसल्स को, जब वो डैमेज हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, दबाव की वजह से भी हो सकता है, रुकावट है सप्लाई में। अब नसें जो है वो हमारे बेसिकली हमारे पट्टों को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब वो नस में सप्लाई जो है वो मुतासिर हो रही है तो उसकी वजह से जो वो पट्टे हैं वो काम करना छोड़ देंगे। तो लकवा जो है वो इस टर्म को हम ज्यादातर यूज करते हैं कि वो नस की वजह से होता है, लेकिन जो हम फालिज का जिक्र कर रहे हैं वो रगों में रुकावट की वजह से होता है, रगों में खून की सप्लाई रुकने की वजह से। नवीद अंजुम का क्वेश्चन है, इस्कीमिक स्ट्रोक क्या है? इस्कीमिक का मतलब ये होता है रुकावट, इस्कीमिया हो जाना, खून की सप्लाई रुक जाना। और वो किस वजह से रुक जाती है कि हमारी जो रगें हैं उसके अंदरूनी जो है वॉल, जो उसकी वॉल होती है ना, वो थिन होना शुरू हो जाती है, पतली हो जाती है, और उसकी वजह से जो खून प्रॉपर मिकदार में जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा होता। तो इस्कीमिया मतलब रुकावट की वजह से, खून की रुकावट की वजह से जो है दिमाग का कोई हिस्सा डेड हो जाना, सप्लाई ऑब्वियसली खून नहीं जा रहा तो वो काम करना छोड़ देगा, तो उसकी वजह से जो फालिज का अटैक होता है उसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक हो चुका है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट भी पूछ रहे हैं ये। इसका ट्रीटमेंट इनिशियली तो मेडिसिन, हम ट्रीटमेंट इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो जनरली मैं बता देती हूँ कि इनिशियली हम इसको मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं, ठीक है, कुछ दिन तक हम उसको मेडिकेशन पे रखते हैं, और उसके बाद हम जो है उसको स्लोली हम उसकी जो भी ट्रीटमेंट है, हम ओवरऑल उसकी बॉडी का जो चीज़ें मुतासिर हुई हैं तो वो हम उनको ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी इसका मौजूद है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं, लेकिन शुरू में मेडिकेशन यूज करते हैं। और मेडिकेशन वो होती हैं जो एंटी कोएगुलेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा सारा मिकदार में फैट्स एक्यूमुलेट हो गई हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं मेडिकेशंस, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट्स और एंटी इस्कीमिक ड्रग्स यूज होती हैं, तो मेडिसिन यूज होती हैं। बिल्कुल, ब्लड थिनर्स जो है वो थिनर्स, एग्जैक्टली, वो एक मेजर, दूध गाढ़ा, सॉरी मिल्क, वो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो गया है और उसकी वजह से हम ब्लड थिनर्स यूज करते हैं।
अच्छा, इसके अलावा स्टीरॉइड्स भी इस्तेमाल की जाती है इसके ट्रीटमेंट में। और हमारे जो जब भी किसी को स्ट्रोक होता है तो आप उसको फ़ौरन से फिजियोथेरेपी पे नहीं ला सकते, ठीक है। पहले हॉस्पिटल के अंदर उसकी मैनेजमेंट होती है बाकायदा, जिसके अंदर पेशेंट के सीटी स्कैन्स कराए जाते हैं, एमआरआई ब्रेन अगर इंडिकेटेड हो तो एमआरआई करवाया जाता है। और इसके अलावा मेडिकेशंस जो हैं वो या तो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, कैनुला इंसर्ट किए जाते हैं समटाइम्स, और इसके अलावा बाकी ओरल मेडिकेशंस भी होती हैं। तो उसके अंदर हमारे पास स्टीरॉइड्स आ जाएंगे। और इसके अलावा थ्रोम्बोलिटिक्स जिन्हें हम कहते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स का मतलब है ऐसी मेडिसिन जो खून के क्लॉट्स बने होते हैं, क्लॉट्स का जिक्र करना हम भूल गए कि ब्लड में लोथड़े, खून के लोथड़े बन जाते हैं, उनको क्लॉट्स कहा जाता है। तो वो उसकी वजह से भी रुकावट हो सकती है, और उसके लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं, उनके लिए जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज होता है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोलिटिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है, अगर समटाइम्स ऐसा करना पड़ता है डॉक्टर्स को कि जो ब्रेन के अंदर जो क्लॉट है उसको तोड़ना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए उसी वक्त सर्जरी की जाती है, ठीक है। और पेशेंट की मतलब इमरजेंसी प्रोसीजर है ये, सर्जरी करके तो उस क्लॉट को रिमूव किया जाता है और फिर पेशेंट जो है वापस, ताकि वो जो सर्कुलेशन रुक गई है वो रीस्टोर हो जाए, ठीक है। कि हमारा हॉस्पिटल के अंदर जो मैनेजमेंट है उसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि पेशेंट होश में आ चुका है, ठीक है। पेशेंट, सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर, अगेन हम बता देते हैं कि हम लोग बेसिकली बात किस पर कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो काइंडली वो उनको बता दें। ओके डॉक्टर। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जो जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको डॉक्टर हिरा और डॉक्टर मुनज़्ज़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे सब लोग और खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में, और आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, और अगर है भी तो काइंडली उसका हल ढूंढें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक को आपने स्ट्रोक का ज़्यादा लोगों ने नाम ये नहीं सुना होता और ना ही इस्तेमाल किया जाता कॉमनली। इसको ज़्यादातर कहा जाता है फालिज का दौरा पड़ा है एक बंदे को, समटाइम आपको ऐसे सुनने को मिलेगा। तो फालिज एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें दिमाग के जो सेल्स होते हैं ना, वो डेड हो जाते हैं। वहाँ पे अगर ऑक्सीजन या ग्लूकोज ना पहुंचे, क्योंकि वहाँ पे खून की सप्लाई रुक जाती है, ठीक है। खून की सप्लाई किसी जगह पे दिमाग के किसी हिस्से में रुक जाने की वजह से जिस्म के फंक्शंस का कुछ फंक्शंस का लॉस हो जाना, इसको हम कहते हैं फालिज का दौरा, ठीक है। पैरालिसिस भी कहा जाता है इसको, हेमीपेरीसिस मेडिकल में टर्म यूज होती है। और ये दो रीजंस की वजह से होता है, मतलब दो सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जिसमें फालिज होता है। पहली चीज होती है इस्कीमिया, और दूसरी चीज होती है हेमरेज, ठीक है। इस्कीमिया का मतलब ये है कि खून की नालियों के अंदर किसी रुकावट की वजह से खून जो है वो उसका दौरानिया जो है वो रुक जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं इस्कीमिया। अब ये इसमें क्या रीजंस आएंगी आपको, अगर दिल का मसला है और दिल की नालियों में भी आपके क्लॉट हैं और इस खून की नालियों में आपके क्लॉट बनते रहते हैं, या आपका खून ऑलरेडी जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, ठीक है, और आपके खून आपको पता है कि गाढ़ा है और ऑलरेडी आप बहुत सारी ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से जो ब्लड थिन करती हैं, ठीक है। ये हो गया इस्कीमिया, इसकी वजह से होता है खून गाढ़ा होने की वजह से। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन सब से रिलेटेड, स्ट्रोक से रिलेटेड, फालिज से रिलेटेड, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप हम लोगों से साथ साथ पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज हैं हम लोग उनका आंसर करने के लिए लाइव आए हैं, तो इंशाल्लाह जो भी क्यूरी है उसको इससे कैसे बचा जा सकता है इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, अच्छा, नेक्स्ट जो रीजन बनती है, जो सिचुएशन बनती है जिसमें स्ट्रोक होता है, दैट इज हेमरेज। हेमरेज आपने ये नाम हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हेमरेज का मतलब है दिमाग की किसी नस का फट जाना। ज्यादातर जिन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर हुआ होता है उनका यही आता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से खून की नाली का एक हिस्सा जो है अगर वीक हुआ हो तो वो फट जाएगा, उसे रप्चर हो जाएगा, ठीक है। या आपके ऑलरेडी खून की नालियों के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हों, कुछ नकाइस हों कि वो कमजोर हों किसी एक जगह से, तो वो जगह जो है वो रप्चर हो सकती है, फट सकती है, तो वो वहाँ से खून जो है वो निकल जाएगा और दिमाग की तरफ खून की सप्लाई जो है वो कम जाएगी और वो हिस्सा जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा दिमाग का। तो उस हिस्से के इफेक्ट होने की वजह से अगर आपका लेफ्ट साइड पे लेफ्ट जो ब्रेन है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं मेडिकल के टर्म में, अगर वो इफेक्ट हुआ है तो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी इफेक्ट होगी, और अगर लेफ्ट और अगर राइट साइड ऑफ द ब्रेन इफेक्ट हुआ है तो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी इफेक्ट होगी, ठीक है। क्रॉस में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर आएगा। हाँ जी, हमारे साथ हैं अली अफजल। इनका एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि इनका रेडियस फ्रैक्चर हुआ था और 2 सर्जरीज इन्होंने करवाई हैं एक्सीडेंट में, तो काइंडली इनको बता दें कि ये हमारे क्लिनिक पे आके अगर उन्होंने ट्रीटमेंट लेना है, फिजियोथेरेपी है जो भी है, तो ये इसके लिए ले सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम इस बारे में लाइव सेशन नहीं कर रहे। बिल्कुल, रेडियस फ्रैक्चर की वजह से जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं उसके कि मसल रेंज जो है वो डिक्रीज हो गया। रेंजेस बेसिकली इसको कहते हैं कि हम प्रॉपर
जो मसल से हम काम ले सकें, मतलब जो मूवमेंट हम लोग करना चाहते हैं नॉर्मली, हम वो नहीं कर पा रहे होते फ्रैक्चर के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली पीओपी होता है और उसके बाद जो है वो हम लोग मूवमेंट हमारी रिड्यूस हो जाती है, हम डेली वर्क अपने नहीं परफॉर्म कर सकते। तो उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं। आपने अगर विजिट करना है तो आप हम लोग डिटेल्स यहाँ मेंशन कर देते हैं कमेंट्स में भी, आप जरूर विजिट करें, एड्रेस वगैरह हम बता देंगे। और आप जरूर डेफिनेटली अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं, क्योंकि फ्रैक्चर के बाद जो है वो रेंजेस का इफेक्ट आता है, रेंजेस डिक्रीज हो जाती हैं, मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट है। ओके। आमिर सुहेल कह रहे हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में कि हेमरेज स्ट्रोक जो है वो रप्चर की वजह से होता है, मतलब ब्लड वेसल जो है वो फट गई है और उसका जो खून है वो ब्रेन में जाने के बजाय ब्रेन के शुरू के किसी हिस्से में जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया और उसने वहां पे जम गया, वो उसने क्लॉटिंग कर ली और क्लॉट बना लिया और उसकी वजह से आगे जो है सप्लाई नहीं जा पा रही, इसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। और ये ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर पीछे तो बहुत ज्यादा हाई था, उसकी वजह से हो सकता है, हार्डनिंग थी ब्लड वेसल, इलास्टिसिटी उसकी कम हुई हुई थी, हार्ड थी ब्लड वेसल, वो टूट गई, वहां से रप्चर हो गई, तो इस वजह से हेमरेज होता है। इस्कीमिक जो है वो बेसिकली इंटरनल क्लॉट्स की वजह से होता है या फैट डिपोजिशन की वजह से होता है। इंटरनली जो है हमारी वेसल्स जो है उनके अराउंड जो है वो इंटरनली फैट डिपोजिट्स होते हैं और वो ब्लड को आगे जाने से रोक रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो स्ट्रोक जो होता है उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। ओके। मुनसिफ कह रहे हैं माई मदर इज हैविंग स्ट्रोक बैक इन 2017. Okay. She is diabetic and as well having high blood pressure sometimes. What diet and other practices would respected panel recommend? हम इसकी प्रिवेंशन पे जरूर काम करेंगे कि डायबिटीज जो है वो कंट्रोल अगर की जाए और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो, तो कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल डायबिटीज से जो रिस्क है स्ट्रोक का वो काफी रिड्यूस हो जाता है। और उससे ऑब्वियसली डायबिटीज की एक सेपरेट एक लेक्चर उस पर हो सकता है, ऑब्वियसली हम लोग उसमें डाइट प्लान किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं जो आपको इस पर प्रॉपर एक डाइट प्लान दे सकते हैं कि डायबिटीज में जो डाइट प्लान है अगर उसको फॉलो किया जाए तो डायबिटीज कंट्रोल रहती है। और अगर डायबिटीज कंट्रोल है तो ऑब्वियसली उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के वो उसमें से डायबिटीज जो है वो माइनस हो जाता है और स्ट्रोक के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी सेकंड क्वेश्चन था हाई ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर भी है तो वो भी कंट्रोल रहे, मेडिसिन से कंट्रोल रहे, उनकी डाइट से कंट्रोल रहे, वो जो नमक है उसका इस्तेमाल कम रखें, डायबिटीज में शुगर का इंटेक कम करें, और उसके अलावा अपनी अगर इंसुलिन पर है तो इंसुलिन डेली ऑब्वियसली हो उनकी, और उसके अलावा डाइट पे फोकस करें। दोनों केसेस में डाइट पे फोकस इज वेरी नेसेसरी और इससे जो है वो बचा जा सकता है डायबिटीज स्ट्रोक के चांसेस से। और रिलैक्स रहने में बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, टेंशन इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। टेंशन, तो अपने दिमाग को सुकून में रखें। मदर्स तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं, बच्चों की टेंशन हो गई, हर दूसरी टेंशन मदर्स में ही लेनी होती है, तो बेसिकली मदर को रिलैक्स रखें अपनी मदर को, और वो भी उसका भी इफेक्ट आएगा। ओके। मिसबा पूछ रही है फॉलिज के मरीज को कहा जाता है कि इनको गर्माइश में रखें, इनको मतलब एसी में ना रखा जाए, तो क्या ये एक मिथ है, फैक्ट है, मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फॉलिज के मरीज को गर्माइश में रखें? हाँ जी, एसी में ना रखें, उसको कंबल दें, ये मिथ है, ये बात ठीक है? चांसेस हो सकते हैं ऑब्वियसली, जब ठंडक बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर ठंड हो रही है तो उससे रगे जो है वो सिकुड़ने के चांसेस होते हैं, तो ब्लड प्रेशर अगर उस पेशेंट को ऑलरेडी हाई है तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे हेमरेजिक स्ट्रोक होने के। और वैसे ये है कि ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी कोई इसका कोई खास है नहीं, बट बहुत ज्यादा अगर सवेर जैसे कोई कश्मीर में रहता है जहाँ हर वक्त बर्फ पड़ी हो, या फिर कोई मरी में रहता है तो वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पेशेंट फील्स, ठीक है, मतलब अगर पेशेंट एक टेम्परेचर में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्माइश दोनों ही नुकसानदेह है, और वैसे भी अगर आपको पता है कि एक बंदा बीमार है तो उसके लिए नॉर्मल कंडीशन होना कितना जरूरी है, तो किसी एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में वो जाएगा तो वो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप सबको बताते चलें, हम बात करें स्ट्रोक पर यानी फॉलिज पर। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे कि स्ट्रोक क्या होता है। हम ये बात करें कि फॉलिज असल में होता क्या है, क्यों होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, और इन केस खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर शम्स आफ्ताब हमसे पूछ रहे हैं क्या नर्वस सिस्टम की वजह से फॉलिज होता है अगर कमज़ोर हो? नर्वस सिस्टम की वजह से बेसिकली वो नर्वस सिस्टम की वजह से और डिजीजेस ब्रेन की हो सकती हैं,
मतलब नर्व्स ब्रेन से जो हमारी नसें निकल रही होती हैं, अगर वो उनमें कमजोरी है, उनकी प्रॉपर जो है वो स्टिमुलेशन कह सकते हैं, जो उनका काम है वो प्रॉपर नहीं कर सकती, तो उनकी वजह से और मसाइल काफी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नवीद अंजुम हमसे पूछ रहे हैं हाइपोक्सिया और ये सेम है? हाइपोक्सिया और इस्कीमिया डिफरेंट है, वो डॉक्टर हिरा आपको बताएंगी कैसे डिफरेंट है। हाइपोक्सिया जो इस्कीमिया है, नवीद अंजुम ने हमसे पूछा है नवीद? हाइपो, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नवीद, आई होप आप ठीक होंगे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि हाइपोक्सिया और स्कीमिया, अगर आपको ये दो टर्म्स आती है, इसका मतलब है आपको कुछ नो हाउ है मेडिकल की टर्म्स की। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से किसी भी बॉडी के टिश्यू को अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब लो एंड ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। और जो इस्कीमिया है, इस्कीमिया का मतलब है कि ब्लड जो है वो किसी जगह पे नहीं पहुंच पा रहा और उस जगह पे जो एसेंशियल चीजें चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिया, ठीक है। और उस टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाती है उस वक्त। तो हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सिया इज अ रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया। एग्जैक्टली, और रिजल्ट इज इन्फेक्शन इज बेसिकली सेल डेथ हो जाएगी, और उसकी वजह से जो है वो ऐसे जो ऐसी कंडीशन जिनमें से एक कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके चांसेस होते हैं। बिल्कुल, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इस्कीमिया हम सिर्फ कॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं टर्म, या बॉडी के एक हिस्से के लिए या ब्रेन के लिए। सिर्फ इस्कीमिया जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आप लोगों ने गैंग्रीन देखा होगा, जैसे उनके पाँव जो है वो काले स्याह होने शुरू हो जाते हैं, वो भी एक इस्कीमिया की कंडीशन होती है। वहाँ पे अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो वो आपके जो स्किन और अंदर सारे मसल्स और हर चीज़ वो डेड हो जाएगी, और वो हमें अल्टीमेटली वो चीज़ जो है वो रिमूव करनी पड़ जाती है बॉडी से, क्योंकि उसका कोई काम नहीं रह जाता। वो सारा डेड टिश्यू होता है, वो सिर्फ मतलब लाइक इट इज जस्ट कॉजिंग अ मेस। तो इस तरह से होता है कि इस्कीमिया एज अ जनरल टर्म फॉर ब्लड की इंटरप्टेड सप्लाई के लिए। ठीक है। नवीद का एक और क्वेश्चन है कि फॉलिज के मरीज को विटामिन डी दे सकते हैं? विटामिन डी इज रिलेटेड टू योर बोन की हेल्थ। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अगर उस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑलरेडी ऑस्टियोपेनिक है वो पेशेंट, ऑस्टियोपेनिया कहते हैं कि एक सर्टेन लेवल से कम विटामिन डी होना, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है एक थ्रेशोल्ड को जब वो क्रॉस करके बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस तरह की कोई कंडीशन है और डॉक्टर सजेस्ट करता है तो वो आपका डॉक्टर है, वो जरूर ठीक ही कह रहा होगा वो। तो इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है स्ट्रोक के साथ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हिरा और डॉक्टर नज़ा, आप लोग कंटिन्यू करें, बाकी क्वेश्चन हम एंड पे लेते हैं। आप ओके, अब हम बेसिक तो आइडिया हो गया होगा अब तक जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं। हमने उनको डिस्कस किया, स्ट्रोक की एग्जाम को डिस्कस किया, स्ट्रोक की वजूहात को डिस्कस किया, फिर स्ट्रोक की वजह से जो तासुरात होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया कि कैसे पता चले कि स्ट्रोक हो गया, किसी को फालिज हो गया। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि फालिज से बचा कैसे जा सकता है। तो अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा जो फालिज के अलामात हैं वो हमारे जो नए व्यूअर्स आए हैं उनके लिए दोबारा से रिवाइज कर दी जाए। तो अलामात बहुत ज़रूरी होती हैं ऑब्वियसली, आप कर सकते हैं जी। फालिज के अलामात में यही होता है कि सबसे पहले तो हमें इनिशियली जो है वो एक साइड से, अगर पेशेंट को एक साइड का है, फालिज की भी एग्जाम होती हैं, अगर एक साइड से हेमरेज हुआ है उसको, सॉरी एक साइड से पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस का लफ्ज यूज किया जाता है इसके लिए, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड से उसको वीकनेस हो जाती है, मतलब फेस जो है वो ढलक जाता है, ठीक है, और आर्म्स पे जो है वो बिल्कुल जान खत्म होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल पेशेंट जो है वो उसको रेज भी नहीं कर पा रहा होता है, लेग में भी जो है वो जान खत्म होना शुरू हो जाती है शुरू में। मतलब इस तरह से जो है वो पेशेंट जो है वो एक साइड से वीकनेस फील करेगा और वो एक साइड पे बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पाएगा। तो ये इनिशियली जो है वो अलामात में से एक अलामत है कि इस तरह से वीकनेस। उसके अलावा सडन रेस्टलेसनेस शो करेगा वो पेशेंट, और उसके बाद ड्रूपिंग ऑफ आई जिसको हम यूज करते हैं, आई जो है वो उसकी एक साइड पे ढलक सकती है, वो फेशियल पाल्सी में भी होती है लेकिन फालिज में भी किसी के पेशेंट पे, और माउथ भी एक साइड पे जो है वो बिल्कुल मसल, बेसिकली मसल जो है ना एक साइड के, जिसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, पूरी एक साइड बॉडी, आर्म्स की, लेग की और फेस की भी, तो वो इन्वॉल्व हो जाती है, और बेसिकली ये इन्वॉल्वमेंट को हम कहते हैं कि इसको एक साइड का फॉलेज हो गया, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का। बिल्कुल। इसके अलावा आपको सडनली आप उसे नोट करेंगे कि वो कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन हो गई, बात करते करते रुक गया है, और अजीब से फेशियल एक्सप्रेशंस देगा, और आपको अजीब फील होगा कि मतलब लाइक समथिंग इज रॉन्ग, आपको समझ आ जाएगी। सडनली उसको कंफ्यूजन हो जाती है, और अंडरस्टैंड करना, किसी बात को अंडरस्टैंड करना या मुश्किल हो जाता है उसके लिए, उसे समझ नहीं आती, हालांकि वो एक लैंग्वेज जो वो ऑलरेडी बोल रहा होता है वो उसके लिए समझना अचानक से मुश्किल हो जाता है,
ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा इफेक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही वो फंक्शन इफेक्ट होंगे। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है उसकी बिनाई जो है वो मुतासिर हो, एक आंख की या दोनों आंखों की, और बात समझने में उसको मुश्किल होगी। अगर वो चल रहा है तो चलते चलते रुक जाएगा, उसको चलने में कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब बहुत ऑब्वियस सिम्टम्स हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको दिल का मसला है या आप ब्लड प्रेशर का इशू है, तो आपने बहुत ज्यादा चेक रखना है इस बात पे कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं या कोई अचानक से कंफ्यूजन शो करता है, जैसे पूछेगा कि भाई पहचानने में उसे मुश्किल होना शुरू हो जाए, या कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, और सडनली वो चीज़ों को भूलना शुरू हो जाए, ठीक है। और शो करे कि उसे वीकनेस हो रही है, और इसके अलावा वो ये बताए कि मतलब उसके दिन और रात का पता ना चले कि अभी दिन है या रात है, टाइम क्या हो रहा है। और इस तरह की चीज़ें जब कोई भी एल्डरली पेशेंट शो करता है, एल्डरली पर्सन आपके घर के अंदर, तो काइंडली नोटिस करें कि उसको फ़ौरन से, मतलब एक्चुअली यही कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इन्फेक्शन की भी कई दफ़ा यही अलामत होती है कि जिसम के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है या उसको नमूनिया हुआ है या एनीथिंग। तो बूढ़े लोगों के अंदर इस तरह की अलामत जो है वो ज़्यादातर कन्फ्यूजन की शक्ल में शो होती है। वो कन्फ्यूज से नजर आते हैं और बातें भूलने लग जाते हैं और कुछ डिफरेंटली एक्ट करते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा कीन नज़र रखनी है इस चीज़ पे कि आपने नोटिस करना है, फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर ब्रेन डेड होना शुरू हो गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में मैंने आपको प्रिवेंशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके डॉक्टर ठीक है। प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रीटमेंट तो ये है कि हम लोग खुद से नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन बजाय इसके कि हम डॉक्टर के पास जाएं, हमें बेहतर यही है कि हम उससे बच जाएं, फालिश ना हो। ऑब्वियसली ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है जो हमारा निज़ाम है, लेकिन हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो ब्रेन दिया है वो इसी वजह से दिया है कि हम उसका यूज़ करें और हम उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। हम अपनी डाइट का ख्याल रखें। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है उनको अवॉइड करें। हम ज़्यादा जो है वो वेट जो है वो अपना कंट्रोल रखें, ओवर वेट नहीं होना हम लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा हम स्मोकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि एक रिस्क फैक्टर है। जो भी स्मोकर्स होते हैं, मेल्स में क्यों हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेल्स में ज़्यादा होता है, तो एक स्मोकिंग एक हिस्सा है कि मेल्स में जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल्स जो है स्मोकिंग भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग जो है वो बहुत नुकसानदेह है। जो भी स्मोकर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही की जाएगी कि प्लीज स्मोकिंग ऑब्वियसली स्टार्ट में ही नहीं छोड़ी जा सकती, फौरन से नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि सिगरेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर करके छोड़ दें। अच्छा, उसके अलावा हम जी डॉक्टर मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करती जाऊंगी। सिगरेट की बात हो रही है तो एक्चुअली जब आपने नोटिस किया होगा जब आप लोग सिगरेट पीते हैं या एक कश लगाते हैं तो जो सर्दी अगर आपको लग रही होती है तो वो ज़रा कम हो जाती है। मतलब कई दफ़ा मैंने देखा कि विंटर्स के अंदर बॉयज़ जो है उनको सर्दी लग रही होती है तो जस्ट स्टार्ट स्मोकिंग। तो ऐसा आप लोग को मतलब ये कोई जादू नहीं है। जब आप सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेकर जाते हैं, वो सारे केमिकल्स लेकर जाते हैं, तो जिस्म के अंदर एक कैफियत पैदा होती है। उस कैफियत को हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। वो जिस्म की जो सारी खून की नालियां ना वो अचानक से सुकड़ जाती हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपको अचानक से फील होता है कि हाँ सर्दी जरा कम लग रही है, ठीक है। तो आपको एक अच्छी फीलिंग भी आती है एक तरीके से, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए इतनी नुकसानदेह है। वो वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है ना वो आगे जाके आपको दिल का मरीज बनाएगी, आपको हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बनाएगी, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, इवन के लंग कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके दोस्त हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उनको भी पैसिव स्मोकर बना रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये होता है कि गैंग्रीन का नाम आपने सुना होगा, और इवन उस सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी एक बड़ी भयानक सी तस्वीर लगी होती है। गैंग्रीन की होती है, आज हम आपको बताते चलें कि वो गैंग्रीन की पिक्चर होती है। उससे आपके ऑब्वियसली फुट बना होता है, कभी लंग्स बने होते हैं, कभी माउथ के सोर्स बने होता है कि ये हालात हो सकते हैं आपके सिर्फ एक सिगरेट की वजह से। तो कैसे एक से होता है और फिर आप पूरी एक वो पूरा बॉक्स और फिर दो बॉक्स इस तरह से आप जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और इसमें कंपनी बहुत ज्यादा आपकी मैटर करती है। ऐसे लोग जो सिगरेट पीते हैं वो आपको फर्स्ट डे लगे कि नहीं भाई मैं बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड का बंदा हूँ, मुझे तो नहीं कुछ होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको वो कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि हम जिस कंपनी में इंसान जो है उसका दिमाग हाईली परसुएडेबल है। इसका मतलब है कि हमें किसी भी चीज के बारे में कन्विंस किया जा सकता है। तो जब इंसान एक माहौल में रहता है तो वो कन्विंस होना शुरू हो जाता है। मैं सिगरेट की बात ज्यादातर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा अलमिया है ड्रग्स के साथ साथ। अब तो ड्रग्स भी इतनी ज्यादा हो चुकी हैं पढ़े लिखे लोगों में, और इलीट लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं जिनको आई थिंक शऊर का बाइस होना चाहिए था। तो चले अब कॉन्वर्सेशन को वापस लेकर आते फारिज की तरफ। फारिज की तरफ से बिल्कुल ही। और उसकी प्रिवेंशन हम देख रहे हैं कि हम कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि हम फालिज से जो है वो बच सकें।
अब इस तरह से है कि अगर हम ओवर वेट है, हमारा वेट गेन हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड प्रेशर भी एक तरफ से ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो जाएगा, और साथ में हमारी जो फैट्स हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी हमारी वेसल्स में, हमारी आर्टरीज में, जो कि ब्लड लेकर जा रही है हमारे ब्रेन को। तो इस वजह से जो है वो ओवर वेट, और हम अपना वेट जो है वो कंट्रोल रखें, और अपनी जो डाइट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। डाइट में अब डाइट बहुत सारे क्वेश्चंस यही आते हैं कि डाइट से क्या मतलब है, डाइट कंट्रोल क्यों रखें, किस तरह से कंट्रोल रखी जा सकती है। तो अक्सर डाइटिशियंस यूज करते हैं पोर्शनल डाइट का वर्ड। पोर्शनल डाइट का मकसद ये होता है कि आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है वो आप सारी चीजें ले सकते हैं। आप प्रोटीन्स भी ले सकते हैं, आप फैट्स भी ले सकते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं, आप मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में आप सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन अगर ये है कि हम बस डेली बेसिस पे हम जिंगर खा रहे हैं, डेली बेसिस पे हम जो है ऑयली जो पिज्जाज हैं, और इसके अलावा ऑयल में क्या आता है, ये जो फ्राइड चिकन और ये सब कुछ, ये अगर हम डेली बेसिस पे इंटेक कर रहे हैं तो ये हमारी पुअर डाइट में आता है। और पुअर डाइट हमें किस तरफ लेके जाता है, ओबेसिटी की तरफ, और साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ, और साथ में जो है वो ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी डिजीजेस के, जिनमें एक डिजीज जो है वो स्ट्रोक है यानी फालिज है। और अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि ट्रीटमेंट में जो है वो अब डिपेंड करता है कंडीशन पे, डिपेंड करता है कॉज पे, कौन सी वजह से जो है वो स्ट्रोक हुआ है। अब अगर तो स्टार्ट में ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था, कि ये जो है किस तरह होता है, टेम्पररी, मतलब थोड़ी देर के लिए जो है डिस्ट्रप्शन हो गई है, और वो एक सिग्नल होता है, एक वार्निंग साइन होता है स्ट्रोक का। फालिज का वार्निंग साइन जो है उसको कंसिडर किया जाता है कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है, यानी थोड़ी देर के लिए इस्कीमिया हो गया, ब्लड सप्लाई रुक गई है, और उसकी वजह से अचानक से सिम्टम्स जो हमने आपको बताया प्रीवियसली कि रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, और मतलब पूरी साइड वीक हो जाना, एक साइड लेफ्ट या राइट जो भी है वीकनेस उसकी आ जाना, तो ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए, यानी 1 से 2 से 3 दिन तक के लिए। तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये इनिशियल स्टेज है स्ट्रोक की। तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि हम इनिशियल मेडिकेशंस यूज करें, और स्टार्ट में ही उसको जो प्रॉपर उसकी थेरेपी होती है हम उसकी स्टार्ट कर दें, ठीक है। फर्स्ट में मेडिकेशंस और डॉक्टर, सर्जरी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि इस्कीमिया हुआ सब। दूसरी टाइप हमने मेन टाइप पढ़ी इस्कीमिक स्ट्रोक, उसमें भी स्टार्ट में हम मेडिकेशंस यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, जिसमें एंटी कोएगुलेंट्स, एंटी थ्रोम्बोलिटिक्स हो गई, एंटी इस्कीमिक ड्रग्स हो गई, ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन। हाँ, ब्लड प्रेशर लो करने की वाली, जो हम ब्लड प्रेशर की वजह से अगर हुआ है तो ऑब्वियसली हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली मेडिसिन यूज करेंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको एंजाइटी के फैक्टर्स भी आ जाते हैं, डिप्रेशन भी साथ होते हैं स्ट्रोक के साथ साथ, कि ये मुझे क्या हो गया। तो इस तरह की मेडिसिन के बाद जो है हम उसको होल एज अ होल ट्रीट करते हैं, और उसमें फिर हम मैनेजमेंट करते हैं प्रॉपर। उसमें फिर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो डोमेन है उसमें फिजियोथेरेपी भी की जाती है। और फिजियोथेरेपी में इनिशियली जो है वो काम किया जाता है कि जो वीकनेस है उसके लिए हम सिंपली उसको स्टिमुलेशन के लिए हम उसकी मूवमेंट करवाते हैं। मतलब ये कि बेसिकली क्या हो रहा है, स्ट्रोक की वजह से दिमाग की जो नसें हैं वो सप्लाई नहीं कर रही मसल्स को, और मसल्स अपना काम भूल ना जाएं, इस वजह से हम इनिशियली उनको ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिनसे जो है वो अपना काम भूले ना, ठीक है। वो उसको भूलने से रोकने के लिए हम उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उनको हमारी टर्म्स में कहा जाता है कि ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है। उसके बाद हम जो है डिफरेंट मोडालिटीज यूज करते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। हमारी जो फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो हम यूज करते हैं उनके लिए, और उससे जो है वो स्टिमुलेशन बरकरार रहती है। और मतलब जो एक चांसेस होते हैं कि स्ट्रोक की वजह से खुदा ना खास्ता एक पेशेंट जो है थ्रू आउट द लाइफ भी जो है वो बेड रिडन हो सकता है, बेड पर वो लेट सकता है और वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता अगर तो बहुत बड़ा कॉज हो गया कोई। तो इस कीमो में जो है वो बेसिकली जो है वो मेडिकेशन चल रही होती है, और साथ साथ हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कर लेते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू और डिफरेंट इक्विपमेंट्स के थ्रू जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। थर्ड कॉज जो हमने पढ़ी थी, ये थर्ड टाइप जो हमने अभी डिस्कस की थी, वो कौन सी डिस्कस की थी? हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में यही होता है कि रप्चर हो गई हमारी आर्टरी। अब तो रप्चर हो गई है तो उसके लिए ऑब्वियसली
मेडिसिन के साथ साथ सर्जरी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उसको रप्चर को हमने क्या करना है, रिकवर करना है, वहाँ से हमने रिमूव करना है, जो क्लॉट बन गया है हमने वो रिमूव करना है, और उसको आर्टरी को हमने वापस अपनी जगह पे जोड़ना है उसको उस तरह से, तो उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। तो मेडिसिन के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसकी सर्जरी होती है पेशेंट की, और आफ्टर सर्जरी जो है वो फिर हम उसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके साथ, और साथ में क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं या कि और क्वेश्चंस कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है। नवीद का एक क्वेश्चन है कि एक हैंड इफेक्ट हुआ, पैरालिसिस हुआ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? जैसे कि हमने पहले भी बोला है, मोनोप्लेजिक मतलब हो। ओके, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में वैसे ये देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या थी मरीज की, और क्यों, किस वजह से हुआ है, उनकी कॉज उम्र को क्या है, रिमूव करेंगे हाँ। एग्जैक्टली, और किस हद तक अब बीमारी जो है वो जा चुकी है, किस लेवल तक जा चुकी है, उसको देखते हुए सारा ट्रीटमेंट जो है वो डिजाइन किया जाता है। और मेडिकेशन की जरूरत है, किसी सर्जरी की जरूरत है तो वो इंडिकेट की जाती है। और अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, वो ये देखता है कि नहीं भाई सिर्फ फिजियोथेरेपी से ये काम नहीं होगा, तो ही रेफर यू टू सम सर्जन या डॉक्टर जो ये काम जो है वो कर सकता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के अंदर डिफरेंट तरीके होते हैं इस चीज़ को वो करने के। पहले असेस किया जाता है बाकायदा कि कौन कौन सी मूवमेंट जो है वो लॉस हुई हैं, अगर क्या ऐसा है कि उस जो एक हाथ आपका इफेक्ट हुआ है, क्या ऐसा भी है कि उसके ऊपर कुछ महसूस भी नहीं होता, मतलब अगर कोई टच करे, कोई गर्म या ठंडी चीज़ हो वो महसूस नहीं होती, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। और ये हर इंसान का जो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट ना उसके मुताबिक किया जाता है। अब हर पेशेंट जो है वो एक डिफरेंट, इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बुक, ठीक है, तो उसके मुताबिक ही उस पेशेंट को असेस करके तो हम उसका ट्रीटमेंट बकायदा डिजाइन करते हैं और देन स्टार्ट होता है। ओके। तो अगर आपको ऐसा कोई इशू है एंड यू वांट कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट का ट्रीटमेंट करे या आपको कोई कंसल्टेशन की जरूरत है, तो आप हमसे रब्ता करें जरूर इस चीज़ के लिए। ठीक है। इनका एक और क्वेश्चन है कि स्ट्रोक की वजह से कोमा में जाते हैं, और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा स्मोकिंग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग। बिल्कुल, देखा जाए तो अगर आप हमारे कंट्री में फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर आप उनसे पूछें कि भाई वो खुद डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि वो करते हैं या नहीं करते। और स्ट्रोक की वजह से कोमा में जाते हैं, बिल्कुल, ये भी आप न्यूट्रिशनिस्ट को जंक फूड खाते हुए देखेंगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट को कई फिजिकल प्रॉब्लम्स और जो मूवमेंट के इश्यूज हैं वो होते हुए देखेंगे, आप डॉक्टर को खुद टेंशन में देखेंगे। ये इस मुल्क का अलमिया है, क्योंकि हम जो है हमारी एक बन चुका है भाई एक लाइफ का पैटर्न कि हम दूसरों को कई दफ़ा क्योर कर सकते हैं, अपना ख्याल रखते हुए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरलुक करते हैं और इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि बेसिकली हमें भी ट्रेनिंग में भी ही लर्न कराया जाता है कि फर्स्ट लव योर सेल्फ, तो ये लव योर सेल्फ वाला जो एक पॉइंट आ जाता है, ये हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये हर चीज़ में डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट चीज़ों को देखा जाता है, तो उसमें ऑब्वियसली ये नजर आएगा जो डॉक्टर हिरा ने जिक्र किया कि डॉक्टर्स नहीं फॉलो कर रहे होते, लेकिन करना चाहिए ऑब्वियसली। और ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर्स फॉलो नहीं कर रहे होते, बहुत से डॉक्टर्स जो है वो ऑब्वियसली पंक्चुअल होते हैं, हर चीज़ को एक टाइम टू टाइम और डाइट को भी फॉलो कर रहे होते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं। ओके, हम ट्रीटमेंट को ही आगे लेकर चलते हैं। जो डे 1 जब होता है ना पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर, और आप अब उसको मेडिकेशन भी सारी लग चुकी हैं, उसको जो भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो था वो कंप्लीट हो चुका है, हाँ, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे। डे 1 में बहुत ज़रूरी था, आपको पेशेंट आपको पता है कैसे नजर आएगा, बिल्कुल वो ढीला, अगर वो आप उसका हाथ उठाओगे वो हाथ वापस नीचे गिर जाएगा, और बिल्कुल कोई जो हमारे जो बॉडी में एक शक्ति होती है वो उधर नजर नहीं आएगी। इसको कहते हैं बिल्कुल हाइपोटोनिसिटी कहते हैं इसको, कि बिल्कुल जो जिसम में एक टोन थी ना, जो वो एक इंटेग्रिटी थी उसकी, वो बिल्कुल ना डैमेज हो जाती है, जो तो इस तरह से वो बिल्कुल ढीला सा फील होगा। तो इस स्टेज पे आप उसको ये खड़ा नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते भाई वॉक करना शुरू कर दो, जो मर्जी कर लें आप, उस वक्त ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उस ऐसे टाइम पे डे 1 है, तो इस टाइम पे पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने उसी वक्त से पेशेंट की पोजीशनिंग करवाना शुरू कर देनी है कि वो ऐसे, और ये सब काम हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम ट्रीट कर रहे होते हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि फिजियोथेरेपी से जो है वो फालिज के बहुत से पेशेंट्स रिकवर होते हैं। हम रिकवर कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट होके अब जो है वो अपने काम कर रहे हैं, डेली वर्क कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है कि फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए कि जो भी फालिज हो जाता है तो उसके बाद जो है पेशेंट को छोड़ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल बेड रिडन नहीं कर देना चाहिए कि अब सिर्फ मेडिसिन ही और मेडिसिन के अलावा इनका कोई भी इलाज नहीं है। तो ये बेसिकली सेशन का मकसद ये कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि फिजियोथेरेपी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम किस तरह से फिजियोथेरेपी के ज़रिए
फालिज के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जी कंटिन्यू। अच्छा, इसमें पोजीशनिंग जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मरीज को उस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसका हाथ कहाँ है, जो इफेक्ट हुआ है उसको ना कुछ महसूस होता उस चीज़ पे जगह पे, ना वो उसको मूव कर सकते हैं, तो वो उसका हाथ मतलब जहाँ उसका दिल करेगा वो उधर मूव करेगा, या मतलब अपने दूसरे हाथ से पकड़ के ही सही उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप उसकी पोजीशन सही करवाएं, क्योंकि अगर अभी कुछ दिनों तक उसका जिस्म ढीला ढीला महसूस होगा, लेकिन उसके बाद एक सख्ती डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और वो जब वो सख्ती डेवलप होना शुरू होती है तो अगर एक पेशेंट अपना बाजू ऐसे रखता है ना, तो वो उसका बाजू मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि उसका बाजू इसी तरह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि वो सख्त होना शुरू हो रहा है, और जब वो इस तरह होगा तो वो मसल्स जो है उस पोजीशन को समझेंगे कि भाई ये नॉर्मल पोजीशन है, और उसी पोजीशन के अंदर अपने आप को रिजिड कर लेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उस चीज़ को दोबारा नॉर्मल लेकर, तब भी हो सकता है ट्रीटमेंट, तब भी होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही अब मतलब कोई होप नहीं है, तब भी इलाज किया जाता है स्ट्रेचिंग करवा के और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके, लेकिन एक अच्छी मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते आपके मतलब इसका एक तकाजा ये है कि आप पहले दिन से ही फिजियोथेरेपी शुरू करवाएं पेशेंट की, अगर आप चाहते हैं कि वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सके, और ऐसा नहीं होता कि वो पहले दिन ही अपना वेट बेयर करना शुरू कर देगा, और दुनिया की कोई भी मेडिसिन मरीज को उसके पाँव पे खड़ा नहीं कर सकती, इट इज़ जस्ट फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसके अलावा भी और भी थेरेपीज होती हैं, पूरी एक टीम मिलके काम करती है उस पेशेंट को दोबारा वापस लाने के लिए। ठीक है, पोजीशनिंग के बारे में बात होगी, इसमें हाथ की पोजीशन होती है, आपके लेटने की क्या पोजीशन होगी, और जब वो करवट लेगा तो उसने किस तरीके से करवट लेनी है, जब वो बैठेगा किस तरीके से उसने बैठना है, और क्या क्या करना है, किस एंगल पे किस चीज़ को रखना है, सारा एक फिजियोथेरेपिस्ट को नॉलेज होता है। ठीक है, कि वो किस तरीके से करता है। नेक्स्ट उस पेशेंट की आ जाती है मूवमेंट। उस टाइम पे वो खुद तो मूव करेगा नहीं, लेकिन आपने उसको मूव करवाना है, और जितनी हमारे आपको बॉडी की नॉर्मल मूवमेंट सब पता होती हैं कि हम क्या क्या नॉर्मली मूव करते हैं, तो वो आपने सारी उसकी मूवमेंट्स करवानी है, बाजू की, लेग की, और जितनी भी सारी, और इसके अलावा उसकी दूसरी साइड का भी ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरी साइड ठीक है भाई इसको छोड़ दो, वो अगली भी कमजोर हो जाती है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो दूसरी साइड इतनी वीक हो जाती है कि लगता है कि इसी को पैरालिसिस हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, दोनों बॉडी की दोनों साइड्स को एक साथ लेकर ही चलना है, और पेशेंट को खुद मैनेज करना सिखाना है उसको। और एक और बात ये है कि समटाइम्स पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, ये देखा गया, क्योंकि पहली ये इस वजह से नहीं है कि वो होप छोड़ देता है या नाउमीद हो गया है, सब ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ है इस चीज़ का, फॉलिज का अच्छा खासा नुकसान होता है, तो ये एक यूँ समझे कि अगर आपको बुखार है तो मतलब उसमें आपको कोई कसूर तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो डिप्रेशन होता है उसमें पेशेंट का कोई कसूर नहीं होता, वो होपलेस नहीं है, लेकिन उसका दिमाग वो महसूस नहीं कर पा रहा चीज़ें जो उसे नॉर्मली महसूस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, और आपने इसको क्या कहते हैं मेडिसिन जो है वो उसकी जारी रहनी चाहिए, जिसमें हमारी एंग्जाइटी की मेडिसिन आ जाती हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन आ जाती हैं, वो जारी रहनी चाहिए पेशेंट की। तो डॉक्टर आपकी इस बात में मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऐसे ही एक पेशेंट जो है वो हम ट्रीट भी कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा ही है कि फालिज की वजह से जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसे बहुत से सिम्टम्स है, इवन डिमेंशिया की तरफ भी पेशेंट चली गई हैं, और ये हम इसीलिए बार बार एड्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को कि फर्स्ट डे से ही जो है रिकवरी की तरफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी इन द सेंस कि पहले दिन से अगर फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट जो अगर उसने 1 साल में ठीक होना है तो वो कुछ मंथ्स के अंदर अंदर भी जो है वो अपने पैरों पे वापस खड़ा हो सकता है। जी अच्छा, नेक्स्ट हमने उसको मूवमेंट्स भी करवा ली, मूवमेंट्स आपने खुद करवानी है। ठीक है, और वो बहुत कई दफ़ा करवानी पड़ती है, क्योंकि दिमाग में जब एक चीज़ को याद रखना होता है ना, तो आपने नोट किया होगा कि अगर आपने एक सबक को ज़्यादा टाइम तक याद रखना है तो आपको रट्टा लगाने के लिए काफ़ी बार बार रिवाइज करना पड़ता है कि भाई याद रहे। पेपर से पहले भी हम कई चीज़ें जो है वो बार बार पढ़ रहे होते हैं कि रिवाइज जितनी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पक्का याद रहेगा। तो ये केस यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि आप जितनी रेपिटेशंस करेंगे उतना ही अच्छा होता है। तो इन पेशेंट्स को बहुत दफ़ा रेपिटेशंस करवानी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन साथ ये भी देखना होता है कि आप उसको रेपिटेशन करवा के उसको बिल्कुल एग्जॉस्ट ना कर दो। ठीक है, साथ में आपने और भी चीज़ें एड्रेस करनी है, ये नहीं कि आप अपनी फिजियोथेरेपी किए जा रहे हो, पेशेंट आगे से चाहता ही नहीं है ठीक होना, या उसको वो एक अजीब ट्रॉमा का शिकार है, तो आपने उस चीज़ को भी साथ एड्रेस करना है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें आ जाती है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी। अच्छा, स्पीच थेरेपी जो है वो एक अलग स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होता है जो इस चीज़ को देखता है। उसमें आपके वो पेशेंट जब कोई चीज़ खाएगा तो उसके मुंह से गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो कोई आवाज़ निकालना शुरू करेगा तो वो आवाज़ उससे नहीं निकलेगी, कई दफ़ा उससे इधर बोल नहीं पाता, तो इसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो, या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बाकी या डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो थेरेपीज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये शाफी प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रोक के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, थेरेपिस्ट को प्रोवाइड कर रहा है।
स्पीच थेरेपी भी हो रही है पेशेंट्स की, और साथ में जो है वो फिजियोथेरेपी भी हम कर रहे हैं। तो स्पीच का लिंक बनता है, फालिज में हो सकता है उनकी स्पीच कॉम्प्रोमाइज हो बिल्कुल। गई है, और उसमें जो है वो स्पीच थेरेपी के जरिए से जो है काफी इम्प्रूवमेंट होती है कि पेशेंट जो है नॉर्मली बात करना स्टार्ट कर देता है। जी ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है स्ट्रेंथनिंग। हमने मरीज को मूवमेंट्स करवा ली, उसकी रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा करवा ली, इतनी कि उसको अब मूवमेंट्स याद होना शुरू हो गई हैं। अब थोड़ा थोड़ा शायद पेशेंट जो है थोड़ा सा कॉन्शियस कंट्रोल जो है उसका आ जाए अपनी मूवमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट का सेम टाइम स्पैन हो कि इस टाइम में उसने ये करना है, इस टाइम में ये करना है। कई पेशेंट बहुत देर में रिकवर करते हैं, कई बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है और उनके बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर वो बाकी मेंटली हेल्दी हैं और इसके अलावा जो कोई ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ या कोई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदा मसाइल उनके साथ नहीं है तो वो जल्दी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये विल पावर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ लोग विल पावर बिल्कुल खो देते हैं इसके फॉलिज के बाद, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा वॉकिंग एड्स भी होती हैं, और बहुत सारे सपोर्ट डिवाइसेस होती हैं जिसमें हमारे पास आती है व्हील चेयर्स, ठीक है। व्हील चेयर्स होंगी, या अगर आप क्रंचेस यूज़ की जाती हैं, क्रंचेस यूज़ की जाती हैं, सॉरी, इसके लिए। और वॉकर्स, डिपेंड करता है कि पेशेंट के लिए, हाँ। वॉकर्स एंड फ्रेम्स, वो फिर ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि पेशेंट अब कौन सी कंडीशन पे है। इनिशियली तो वो बिल्कुल व्हील चेयर पे होगा, अगर हम पैसिवली मतलब खुद से ही उसको उठा के बिठाएंगे, खुद से ही उसको मूव करवाएंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो हम उसको एक्टिव की तरफ लेके जाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। और उससे क्या होता है कि वो फिर वॉकर की तरफ से, क्रचेस की वजह से या वॉकर की वजह से जो है वो इंडिपेंडेंटली वॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से फिर वॉकर आहिस्ता आहिस्ता ये भी होता है कि उनकी इतनी स्ट्रेंथ हम गेन करवा देते हैं, और मतलब इस तरह से कि वो इंडिपेंडेंटली विदाउट वॉकर भी जो है वो वॉक कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उनका ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुआ था, फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट हुई थी, इनिशियल जो मेडिकेशन है वो कब स्टार्ट हुई थी, बहुत देर बाद स्टार्ट हुई, बहुत देर बाद ट्रीटमेंट हुआ। क्योंकि अक्सर ये सुनने में आया है कि बहुत से पेशेंट जो है वो कहते हैं फलां जगह से दम करा लो, फालिज का अटैक हुआ है तो फलां जगह से। नहीं, ऑब्वियसली ये चीजें होती हैं, लेकिन ये है कि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी एक साइंस की जांच जो है उसको भी उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी चीजें बेनिफिशियल है, इनको भी यूज करना चाहिए, और इनको जरूर जो है वो इसमें ऐड करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ दुआ पे रिलाई करें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारी स्ट्रेंथनिंग का मतलब ये है कि अब उसके मसल्स ने मूव करना शुरू कर दिए, लेकिन आपको फिर भी फील होगा कि कुछ बेजान जो है वो भी कर रहा है महसूस, मतलब, और थोड़ी सी मूवमेंट करते हुए कुछ ऐसे मदद लेनी पड़ती है या थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उसके लिए हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट तरह के रबर बैंड्स होते हैं जिससे वो उंगलियों की वर्जिश करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है पेशेंट को, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ भी गेन करने लग जाता है। जब स्ट्रेंथ क्यों ज़रूरी है, देखिए, अगर मैं अपना बाजू इस तरीके से मूव कर रही हूँ तो ये स्ट्रेंथ है, तो मूव कर रही हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ उठाई हुई है, कोई भारी चीज़ मैंने उठानी है, या थोड़ी सी भी इवन के कुछ, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई भारी भारी पत्थर नहीं उठाते, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें अपने बुक्स उठानी होती हैं, बैग उठाना होता है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, और उसके अंदर बहुत सारी एडवांस किस्म की डिवाइसेस भी होती हैं, और रोबोट असिस्ट चीज़ें होंगी उसमें। आप अगर क्या कहते हैं, ट्रेडमिल समटाइम्स होती है, ट्रेडमिल के ऊपर बाकायदा ऊपर से सपोर्ट लगा के और पेशेंट को ट्रेडमिल पे चढ़ाया जाता है, मतलब उसके ऊपर उसको रनिंग करवाई जाती है। तो बहुत सारी स्ट्रेंथनिंग डिवाइसेस होती हैं, ग्रिपर होते हैं, उसके अलावा वेट्स होते हैं, डिफरेंट वेट्स के थ्रू हम जो है वो उनको यूज करके जो है उनकी स्ट्रेंथ गेन करवा रहे होते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहे? जो भी हमने डिस्कस किया, फालिज की इकसाम, फालिज की अलामात, हम रिपीट भी कर सकते हैं, फालिज क्या होता है और फालिज की ट्रीटमेंट हम किस तरह से करें, फिजियोथेरेपी फालिज में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी हमने डिस्कस की। और हम अगेन भी बता देते हैं कि फिजियोथेरेपी जो है बेसिकली एक पेशेंट को यानी फालिज के मरीज को इंडिपेंडेंट होने में मदद करती है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करने में जो है वो हेल्प आउट करती है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डॉक्टर एज अगर है तो बता। बिनाइन ट्यूमर के ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी। बिनाइन ट्यूमर जो है, ट्यूमर एक सेपरेट लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको जरूर, नेक्स्ट सेशन में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि एक्चुअली ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर से क्या क्या जो है रिजल्ट्स होते हैं, उसके कॉजेज क्या होता है, वो किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है। प्रॉपर हम इस पर एक सेशन रखेंगे और उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो है फालिज के हवाले से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं हमसे, और फालिज की ट्रीटमेंट के हवाले से
कि हम ट्रीटमेंट यहाँ पे शाफी मेडिकल जो प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी आपके पेशेंट्स हैं जिनको फालिज हो और आपको नहीं आइडिया कि उनको अब क्या उनका क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, डेफिनेटली आप हमसे कंसल्ट करें, हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे और उनको इंडिपेंडेंट होने में हेल्प आउट करेंगे। Okay. Hamid Hassan, I think, wants both of you to call his name. ओके, हामिद हसन कैसे हैं आप? ठीक है, कोई अस्सलाम क्वेश्चन है वालेकुम हामिद आपका? हसन, हाउ आर यू? Okay. जी, ओके, अच्छा नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है प्रैक्टिस 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 विद फीडबैक। ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए, जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छा है। और आई लिटरली हैव सीन मैनी पेशेंट्स जो बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल आते हैं एंड दे जस्ट डू देयर एक्सरसाइजेस ऑन देयर ओन और वो चले जाते हैं वापस। मतलब इतने ज़्यादा वो उनकी विल पावर होती है। और दूसरा, एक्चुअली जब इंसान को रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है कि भाई मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और बहुत सारी एक्चुअली आपको यकीन नहीं आता इंसान को जब वो सेहतमंद होता है कि वो उसका बटन बंद करना, इस चीज़ को उठा के, पेन को उठा के यहाँ से यहाँ रखना, ये सब कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जब आपको स्ट्रोक होता है तो आप ये सब काम करने के काबिल नहीं रहते समटाइम्स। इनको कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स को बेहतर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिकली उसके अंदर आप क्ले जो है, क्ले के साथ थेरेपी होती है, जिसमें क्ले के साथ आपको पता है आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसमें बटन्स को बंद करने की प्रैक्टिस होगी, शू लेसेस बांधने की प्रैक्टिस होगी, बहुत सारी इसमें आ जाती हैं एक्टिविटीज़। और अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक पेशेंट ने ऑफिस का काम करना है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ऑफिस वाले काम की प्रैक्टिस करवाई जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अगर एक बंदा शेफ है, मैं उसको ऑफिस बैठने की प्रैक्टिस नहीं करवा सकती, तो इसको कहते हैं फंक्शनल मूवमेंट्स की प्रैक्टिस। ठीक है, या फंक्शनल ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसको, कि उस बंदे ने जो काम करना है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसको वही जिम्मेदारी पूरा करने के काबिल बनाया जाए ट्रीटमेंट से। एक हाउस वाइफ है तो आप उसको ऑफिस वर्क के लिए नहीं तैयार कर सकते, उसको हाउस वाइफ वाले काम ही आपने करवाने हैं कि वो किचन में कैसे खड़ी होगी, या उसने एक चीज़ क्लीन करनी है तो कैसे करनी है, डस्टिंग के लिए क्या करना है, उसने कहाँ तक मतलब ये सब चीज़ें उसको बाकायदा उसी जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है उसको वही सिखाई जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ट्रीटमेंट। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उसी चीज़ पे आपने बाकायदा टारगेट्स बनाए हुए हों, गोल्स हों, और उनको वो अचीव करे पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता। और उस तरह बहुत पेशेंट की बहुत मोटिवेटेड रहता है कि भैया आज मैंने ये काम भी किया, ये काम भी किया। तो न्यू बहुत अच्छा मेंबर्स को होता है। हम बताते चले कि हम फालिज पे डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी हमने डिटेल डिस्कशन की इस पर। फालिज क्या होता है, उसकी अलामात क्या होती हैं, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सब हमने इस लाइव सेशन में डिस्कस किया। अभी आपकी फालिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्यूरी, आप यहाँ हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर वाइंड अप करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से काफ़ी हमने एलेबोरेट कर चुके हैं। मजीद ट्रीटमेंट जो है वो आप हमसे ले सकते हैं, जो भी फालिज के आपके पेशेंट्स हैं आप उनको रेफर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि शाफी मेडिकल ब्लू एरिया में लोकेटेड है, वहाँ पे हम ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी यहाँ पे कि जब एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर हो या बेड के ऊपर, उसका ज़्यादातर टाइम बेड के ऊपर गुजरता हो और वो आपको नजर आए, जिसे हम बेड रिडन पेशेंट कहते हैं। बेड रिडन का मतलब है कि टोटली उसका जो टाइम जो है वो बेड पे गुजरता है। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है स्किन केयर। उसकी स्किन अगर ड्राई है, आपने उसको बाकायदा मॉइस्चराइज करना है सही तरीके से। आपने डेली उसकी स्किन को इंस्पेक्ट करना है कि उसके ऊपर कोई रेड कलर के निशान तो नहीं है, क्योंकि आपको बेड सोर्स का आपको पता होगा, ये प्रेशर अल्सर, बेड अल्सर कहते हैं जिसको। ये चीज़ जो है ये स्टार्ट हो जाती है समटाइम्स जब हम पेशेंट की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कराते। हर 2 घंटे के बाद पेशेंट की पोजीशन को चेंज करवाना है, ताकि उसके एरियाज जो हैं, जो कई जगहों पे हड्डी जो है वो टकरा रही होती है बेड से, तो उस जगह से स्किन जो है अगर थिन हुई भी हो या स्किन ऑलरेडी वीक हो, तो वो स्किन को तोड़ के वो चीज़ जो है मतलब जख्म होने शुरू हो जाते हैं उस जगह पे, बेसिकली उसी को प्रेशर अल्सर कहते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि प्रेशर अल्सर डेवलप ना हो। बार बार उनके पाँव के नीचे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में नर्सेज ने वो रखे हुए होते हैं वाटर, हाँ, ग्लव्स के अंदर पानी भर के उनके हील्स के नीचे या वो रखे हुए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, एक चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब ये है कि अगर आपने पेशेंट को मूव नहीं करवाया तो वो उसका जो मसल है उस जगह से इतना ज़्यादा सख्त हो जाएगा कि उसको फिर नामुमकिन हो जाएगा उसको हाथ के थ्रू ये काम करना। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्चर का मतलब है बहुत ज़्यादा सख्त एक चीज़, मतलब जैसे अगर मेरी फिंगर को मैं इस तरह रखती हूँ तो इसी पोजीशन में रह जाए। ठीक है, तो इसी के लिए बेसिकली मैंने जो पोजीशनिंग वाली बात की थी कि एक अच्छी पोजीशन के अंदर पेशेंट को रखना है ताकि ये चीज़ें ना हो, उसकी जिस्म में सख्ती पैदा ना हो। तो ऐसे इस कॉन्ट्रैक्चर से बहुत ज़्यादा आपने प्रिवेंट करना है। पेशेंट को बार बार उसकी पोजीशनिंग करवाएं, उसको एक्सरसाइज करवाएं और उसका हर तरीके से उसका ख्याल रखें। ठीक है, और डॉक्टर से
कोऑर्डिनेट करते रहें, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें, स्पीच थेरेपिस्ट से बात करें, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात करें और अपने पेशेंट को पूरी केयर प्रोवाइड करें। ओके, इसके साथ आई थिंक हमें एंड करना चाहिए। एंड करना चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हम वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह जरूर डिस्कशन के लिए अगेन हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।